हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने पहले वाली वीडियो में मॉडर्न बॉटनी टॉपिक कंप्लीट किया था एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी, इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदु। तो यहाँ पर कुछ दे रखे हैं बिंदु। जैसे पहला है खोज का युग। खोज का युग क्या होता है एंड देखते हैं। माइक्रोब्स की खोज का इतिहास सूक्ष्म जीवों क्या है, सूक्ष्म जीवों अर्थात माइक्रोब्स की प्रारंभिक खोज के साथ जुड़ा हुआ है। इस युग को एंथन वेन ल्यूवेनहॉक का युग कहते हैं। किसका युग कहते हैं? एंथन वेन ल्यूवेनहॉक का युग कहते हैं। और ये किससे जुड़ा हुआ है? ये प्रारंभिक खोज के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा जुड़ा हुआ? माइक्रोब्स का जो जुड़ा हुआ है वही प्रारंभिक खोज के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे किसका युग कहते हैं? एंथन वेन ल्यूवेनहॉक का युग कहते हैं। एंथन वेन ल्यूवेनहॉक एक साइंटिस्ट है। उसने बारिश के जल जोड़ के पानी बाद में अपने ही दांतों की खोजन में सूक्ष्म माइक्रोब्स को देखा था। किन्हें देखा था? सूक्ष्म माइक्रोब्स, यानी बहुत छोटे छोटे जीवाणुओं को देखा था। उसने इन माइक्रोब्स का जंतु कहा। क्या कहा? उन्होंने जो माइक्रोब्स को देखा था उन्होंने इस माइक्रोब्स को एनिमाक्यूल्स कहा था। क्या कहा था? एनिमाक्यूल्स कहा था। एंड देखते हैं परिवर्तन का काल क्या होता है। लगभग एक शताब्दी तक एंथनी वन ल्यूवेनहॉक की खोज की ओर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ। कब तक नहीं हुआ? लगभग एक शताब्दी तक नहीं हुआ था, क्योंकि इस काल में वैज्ञानिकों का ध्यान माइक्रोब्स की उत्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत विभिन्न बातों की ओर लगा हुआ था। इसी युग में विभिन्न रोगों माइक्रोब्स के बीच संबंधों का पता लगा। किन किन का पता लगा? इसी युग, मतलब ये युग जो हमारा चलता था परिवर्तन का काल, ठीक है। इसी युग में किन किन का पता लगा? कुछ रोग्स का पता लगा एंड कुछ माइक्रोब्स के बीच संबंधों का क्या लगा पता, कुछ रिलेशंस का हमें पता। किन किन के बीच रिलेशन का पता लगा? एक तो डिसीज के बीच, सेकंड माइक्रोब्स के बीच पता लगा, इनकी बीमारियों और जीवाणु के बीच संबंधों का हमें पता लगा। इस क्षेत्र में वैज्ञानिकों के योगदान का उल्लेख करना आवश्यक है। एंड स्टार्टिंग में कुछ साइंटिस्ट का मत था, जो मृत यानी कि जो मरे हुए जो डाइड होते हैं वह सड़े हुए कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही सजीव उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होता है? सजीव, यानी कि जिनमें जान होती है वो सजीव होते हैं। इसे स्वतः जननवाद यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशंस कहते हैं, ठीक है। और नीदम 1745 इस बात का पक्का समर्थक का, एक इस पक्का क्या था? पक्का समर्थक था। उसने प्रयोग द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया कि सड़ने वाले तरल पदार्थ को फ्लास्क में रखने पर उसमें माइक्रोब्स उत्पन्न होगा। लेकिन जो भी हमारा सड़ने वाला लिक्विड सब्सटेंस था उसको हमने किस में रखा? फ्लास्क में रखा। उसमें कुछ माइक्रोब्स उत्पन्न हो। क्या उत्पन्न हो? उसमें कुछ माइक्रोब्स उत्पन्न हो। किंतु फ्रांसिस्को रेडी एंड लेजारो स्प्लेंजानी एंड निकोलस एप्रेट को ये बात स्वीकार नहीं था। ये हमारे सारे साइंटिस्ट थे। इन्होंने मतलब एक बात दिया था, लेकिन इन्हें क्या था? इन्हें स्वीकार नहीं था। देखते हैं हम लेजारो स्प्लेंजानी 1767 को भी नीदम का जीवों का आजीवत क्या है? आजीवाद जननवाद मान्य नहीं था। इसके लिए उसे स्वयं नेट फ्लास्क का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? स्वयं नेट फ्लक, एक प्रकार का फ्लास्क होता है, फ्लास्क का प्रयोग किया गया। उसने सूखी घास को पानी के साथ एक फ्लास्क में लेकर उसकी ग्रीवा को तप्त करके उसे स्वयं नेक का रूप दिया। किसका रूप दिया? स्वयं नेक का रूप। बाहर इसके फलस्वरूप घास के विलयन का बाहर की वायु से संपर्क टूट गया। कहाँ से टूट गया संपर्क? तो जो बाहर की वायु होती है उससे संपर्क टूट गया था। काफी समय तक उस विलयन में माइक्रोब्स उत्पन्न हुए। जब इनका संपर्क टूट जाएगा तो माइक्रोब्स तो उत्पन्न हो ही नहीं पाएंगे। उसके द्वारा ली गई कंट्रोल फ्लास्क में माइक्रोस्कोप उत्पन्न होगा, क्योंकि इस फ्लास्क में रखा विलयन छिद्रित कॉर्क के कारण वायु के संपर्क में था। इग्नोर सैमुअल वीस एंड जॉन स्नो द्वारा माइक्रोब्स एंड रोग के बीच रिलेशन की खोज के बाद ही वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। क्या हुआ? इस ओर आकर्षित हुआ। इग्नोर सैमुअलिस ने सन 1847 में यह पता लगाया कि पेरिफेरल फीवर से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में इस रोग को उत्पन्न करने वाला कारक होता है, ठीक है। उसके बाद जॉन स्नो एक वैज्ञानिक है। जॉन स्नो ने पता लगाया कि सन 1854 में महामारी का रूप लेने वाले हैजा का कारण नगर पालिका द्वारा सप्लाई होने वाला पानी है। यानी कि जो हमारी हैजा एक डिसीज होती है उसका क्या कारण होता है? जो नगर पालिका होती है उनके द्वारा सप्लाई होने वाला पानी होता है वही होता है। उसके अनुसार पानी में कोई ऐसा तत्व था, पानी में क्या था? कोई ऐसा तत्व था जिसके कारण हैजा बीमारी के रूप में फैला। इनके चलिए देखते हैं। एक नगर पालिका में से जो सप्लाई होने वाला पानी है, ठीक है, उससे ही हैजा बीमारी क्या होने लगी? काफी हद तक फैलने लगी।
उसमें कुछ मटेरियल था जो महामारी के रूप में फैला। इस प्रकार वैज्ञानिकों में इस धारणा का जन्म हुआ कि माइक्रोब्स के कारण ही मनुष्य में विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। अब हम कह सकते हैं कि कुछ साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा कि माइक्रोब्स के कारण ही क्या होते हैं, मनुष्य में विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य में विभिन्न रोग क्यों उत्पन्न होते हैं, माइक्रोब्स के कारण ही मनुष्य में विभिन्न रोग उत्पन्न होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।